दोस्तों नमस्कार। व्हाइट हाउस की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है कि ईरान के साथ युद्ध में फंसते फंसते उस मुहाने पर अमेरिका खड़ा हो गया जहां वेस्ट एशिया में इजराइल की ताकत खत्म होती सी नजर आने लगी है। और इजराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे, उनको चाहे अब्राहम एकॉर्ड के जरिए जबरदस्ती लाया जाए या फिर ईरान की डील के साथ उन्हें भी एक साथ समेट लिया जाए। यह दोनों सवाल दरअसल बीते 24 घंटों में जिस तेजी के साथ खड़े हुए हैं, उसने पूरे वेस्ट एशिया में एक नए संकेत दे दिए हैं। यानी सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर ही डगमगाया नहीं है, बल्कि इजराइल की पूरी ताकत, और वो ताकत जो उसके एयर स्ट्राइक के जरिए नजर आती रही आज से नहीं बरसों बरस से, और यही वो ताकत थी जिसके आश्रय इजराइल पूरे वेस्ट एशिया पर राज भी करता रहा और अपना विस्तार भी वह पूरी दुनिया को दिखाता रहा। उसकी ताकत सेना के उस हिस्से से जुड़ी थी जहां भेद पाने में उसे दुनिया के किसी भी देश में कोई दिक्कत होती नहीं थी। लेकिन कल पहली बार ऐसा लगा कि इजराइल, उसके मारक जहाज कोई मायने नहीं रखते हैं अगर रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है और ईरान के साथ उसने जो गुप्त समझौते कर लिए हैं, उसके बाद ईरान चाहकर भी तेहरान पर हमला कर नहीं सकता है। और ध्यान दीजिए कल रात हुआ क्या। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास इलाके पर हमला किया। एक दो नहीं, 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। सोमालिया ने खुले तौर पर चेता दिया कि दरअसल रेड सी के इलाके से अब किसी भी इजरायली जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान ने सुबह होते होते यह संकेत और चेतावनी वाशिंगटन को दे डाली कि उसके जो युद्धक जहाज नाकेबंदी के लिए खड़े हैं वो निशाने पर आ जाएंगे, क्योंकि कल रात उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हमले किए गए हैं। 400 मिसाइलें दागी गई, नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका ने कहा उसने आत्मरक्षा के लिए यह हमले किए, और हमले इसलिए किए गए क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो जहाज हैं वो माइंस बिछा रहे थे। यानी आने वाले वक्त में अमेरिकी जहाज उसके दायरे में आते तो धमाका होता। तो यह आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है, इसको सीज फायर तोड़ के ना देखा जाए। दरअसल यह बात सिर्फ कही जा रही है। हकीकत के तौर पर पहली बार बैलेंस और पावर मिडिल ईस्ट में शिफ्ट होते हुए साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि इजराइल जिस सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा था वह भी अमेरिका के साथ मिलकर, कल ट्रंप या कहें अमेरिका की तरफ से तो हमला हुआ बंदर अब्बास के इलाके में, लेकिन दूसरी तरफ रशिया ने अपने इनविजिबल लाइंस जो आकाश के भीतर होते हैं वो बहुत ही कड़क रुख के साथ उसने स्थापित कर दिए। और यह माना गया कि दरअसल इजराइल का हमला ईरान के एयर स्पेस तक पहुंच ही नहीं पाया। वो पहुंचने की शुरुआत करता उससे पहले वो इंटरसेप्ट कर लिए गए और पूरे तरीके से अटैक से पहले उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और इस न्यूट्रलाइज को किए जाने की सबसे बड़ी ताकत S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है। एक लिहाज से यह स्टिल्थ टेक्नोलॉजी मानी जाती है और एक अपने तरीके का यह रूस का स्टेट ऑफ आर्ट है। यानी रशियन ने ब्लॉक कर दिया उस रडार वेव को जिसके आश्रय इजराइल निशाने पर ईरान के शहरों को लेता। और इस डिसमेंटल या इस प्रोसेस की परिस्थिति में सिस्टमेटिकली डिसमेंटल होते चले गए वो तमाम मिसाइल या ड्रोन जो इजराइल दाग रहा था ईरान की तरफ। यानी कह सकते हैं दो बड़ी घटनाएं एक साथ हुई है। पूरा वेस्टर्न इंटेलिजेंस फेल हो गया, जो अभी तक ताकत के साथ इजराइल के साथ खड़ा था, और इजराइल की ताकत जो आसमान से बरसाती थी मिसाइलों को या बमों को, वह भी बरसा पाने में सक्षम हो नहीं पाई। तो इसे सिर्फ ग्लिच के तौर पर पहली बार ना तो तेल अवीव देख रहा है और ना ही वाशिंगटन मान रहा है। दोनों ये जान चुके हैं कि रशियन टेक्नोलॉजी की सुपरमेसी इस दौर में इजराइल की सुपरमेसी से कई कदम आगे है।
यानी बात सिर्फ इजराइल के मिलिट्री स्ट्रेटजी के फेल होने की नहीं है, बल्कि जो एक्सेस होता है एयर डिफेंस को लेकर और वो भेदते चला आ रहा था इजराइल अभी तक, वहां पर रशियन डिफेंस सिस्टम जब खड़ा हो गया तो जो इजराइल की अल्टीमेट ताकत एयर सुपरमेसी की थी और कोई उसे तोड़ नहीं पा रहा था, कल उसको रशिया ने खत्म कर दिया। यानी रूस ने सीधा मैसेज इजराइल को और अमेरिका दोनों को दे दिया कि अब तेहरान का एयर स्पेस जो है वो रशियन फेडरेशन ऑफ के प्रोडक्शन में है, यानी उसके संरक्षण में है। तो वेस्ट के जो भी लड़ाकू विमान, वो तमाम विमान जिनके जरिए अमेरिका ये सोचता रहा कि वो हमला करके ईरान को तबाह कर सकता है, वो क्या एक झटके में यूजलेस हो गए। और ईरान और रशिया के बीच जो गुप्त रूप से समझौता हुआ है, उसमें ईरान के सामने अब इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कोई मायने नहीं रखती है। यानी जिस सुरक्षा और जिस रक्षा के आश्रय अभी तक इजराइल की चमक थी, वो दरअसल सुरक्षा खामी में तब्दील तो नहीं हो गई। एयर सुपेरिटी जो इजराइल की थी, वो रशियन टेक्नोलॉजी के सामने कमजोर तो नहीं हो गई। और वो इजराइल जो एक आइसोलेटेड नेशन के तौर पर है, यानी अलग थलग खड़ा है, खास तौर से जो फिलिस्तीन में हुआ, जो गाजा में हुआ, और उसके बावजूद भी खाड़ी देश उसे मान्यता देते नहीं है। इसीलिए अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका ने बनाया और खाड़ी देशों समेत दूसरे उन तमाम देशों पर दबाव डाला कि आप इस पे समझौता कर दीजिए। यानी अमेरिका को भी समझ में आ गया कि इजराइल की ताकत अगर ईरान डील के साथ खत्म हो जाएगी और उसको कोई मान्यता नहीं देगा, तो अमेरिका की एंट्री वेस्ट एशिया के भीतर बंद हो जाएगी। और जिस बात का जिक्र ईरान खुले तौर पर कर रहा है और खाड़ी देशों को चेता रहा है कि अब आपकी रक्षा अमेरिका नहीं कर पाएगा, यानी जो उसके अपने सैनिक अड्डे, जो 13 बड़े अड्डे काम कर रहे थे, वो सभी तो इस युद्ध में तबाह हो गए। और जिस आयरन डोम का जिक्र होता था कि भेद नहीं कोई पाएगा, तो उसको ईरान ने पहले ही भेद दिया। और नई परिस्थिति रशिया के जरिए ईरान को सुरक्षा के तौर पर खड़ी हो गई। तो क्या इसीलिए इजराइल को मान्यता दिलाने के लिए अमेरिका ने अब्राहम एकॉर्ड सामने लेकर आए और कहा अगले 48 घंटों में आपको इस पे हस्ताक्षर करने होंगे। कौन कौन से देश हैं जिनको हस्ताक्षर के लिए कहा गया? सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात। यानी ध्यान दीजिए, तो सिर्फ यूनाइटेड अरब अमीरात ही या यूएई है जो इजराइल के निकट है और मूल रूप से वो हस्ताक्षर करने वाला है। और उस पर यह दबाव बनाया गया है कि आप बाकी दूसरे देशों को लेकर भी आए। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने खुले तौर पर मना कर दिया कि हम अब्राहम एकॉर्ड पर साइन नहीं करेंगे। दरअसल अब्राहम एकॉर्ड के नाम पे मत जाइए। मसला यह है कि इजराइल को मान्यता चाहिए। ईरान के साथ अगर अमेरिका डील कर लेता है तो इजराइल की महत्ता बची रहे या ना बची रहे, या फिर आने वाले वक्त में वह विश्व के मानचित्र से कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा, यह डर भी व्हाइट हाउस के भीतर समाया हुआ है। और अगर संबंधों के लिहाज से देखें तो सऊदी अरब के इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध तक नहीं है, मान्यता तो दूर की बात है। कतर हमास का राजनीतिक ब्यूरो का वो मेजबान रह चुका है, यानी बातचीत की डील में कतर में ही हमास के तमाम लीडरान पहुंचे और बातचीत करते हैं। वो कैसे मान्यता दे सकता है इजराइल को? पाकिस्तान, उसने कभी इजराइल को मान्यता दी ही नहीं है। वहां पर जो भी नेता इजराइल को मान्यता देगा वो एक झटके में राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाएगा। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन ध्यान दीजिए, जब इजराइल गाजा में अभियान चला रहा था तो फिर युद्ध अपराधी के तौर पर तुर्की ने कहा था इजराइल वार क्रिमिनल है। मिस्र 1979 में इजराइल के साथ शांति संधि तो स्थापित हुई, लेकिन ऐसी संधि नहीं हुई जिसमें वो इजराइल को मान्यता दे दे। और यही स्थिति जॉर्डन की है। 94 में उसने शांति संधि स्थापित की, लेकिन नॉर्मलाइज या नॉर्मल सिचुएशन इजराइल के साथ आज तक उसके नहीं है। बहरीन
2020 में हस्ताक्षर जरूर किए थे, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यानी 8 में से 7 देश इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने, निभाने और मान्यता देने की स्थिति में नहीं है। और ध्यान दीजिए, उसके 24 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या लिखा? ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका द्वारा इस बेहद जटिल पहेली को सुलझाने के लिए जो किए जा रहे तमाम प्रयास हैं, उसमें यह अनिवार्य होना चाहिए कि किसी भी देश को कम से कम एक साथ, यानी उस हर देश को जो इस डील में कहीं ना कहीं शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, मिस्र भी है, सऊदी भी है, यूएई भी है, खाड़ी के बाकी देश भी हैं, सबको अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। एक लिहाज से हर देश अपनी घरेलू राजनीति में भारी कीमत क्या चुकाने के लिए तैयार बैठा है? शायद नहीं। और अमेरिका को इसी बात का डर है। और दूसरा बड़ा डर है कि वो अगर खाड़ी देशों को सुरक्षा ना दे पाए, या सुरक्षा जो अभी तक दे रहा था और खाड़ी देश उससे इनकार कर दें, तब वो क्या करेगा? यही वजह है कि बीते 48 घंटों में 3 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर, उनके साथ निकट संबंधों को लेकर और ईरान के साथ होने वाली डील में खाड़ी देशों को अपने साथ खड़े करने का बाखूबी प्रयास किया, बयान दिए, भाषण दिए, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, कुछ इस अंदाज में कहा भी। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. अमेरिकी राष्ट्रपति कहें कुछ भी, लेकिन यह सवाल पूरी दुनिया के सामने है। अगले 48 घंटों में क्या होगा? क्या अमेरिका के साथ पूरा वेस्ट एशिया इजराइल को मान्यता दे देगा? क्या अमेरिका के साथ और उसके सैनिक अड्डों को दोबारा से खाड़ी देशों में मान्यता मिल जाएगी? और जो हमला कल रात अमेरिका ने किया दक्षिणी ईरान के हिस्से में, क्या उसका जवाब देने के लिए अब ईरान तैयार है? क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खुले तौर पर कहा है अब अमेरिकी युद्धपोत भी बच नहीं पाएंगे, उनके ड्रोन पर भी ईरान की मिसाइल दागी गई है। यह मैसेज है कि अगले 48 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस के फैसले का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि नया सवाल यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने कौन सा संकट आएगा, ग्लोबल एनर्जी को लेकर किस तरीके से संकट बढ़ेगा। क्योंकि इन सब के बीच सोमालिया ने भी खुले तौर पर कह दिया वो अब जो बाब अल मंदाब का स्ट्रेट है, यानी रेड सी के इर्द से होकर गुजरता है, वहां पर अब इजरायली जहाजों की आवाजाही होने नहीं दी जाएगी। नक्शे पर एक क्षण के लिए देखिए हम किस हिस्से की जिक्र कर रहे हैं। तो क्या युद्ध संभलते संभलते एक बार फिर बिगड़ चुका है? दुनिया जिस राहत को महसूस करना चाहती थी उससे हटकर परिस्थितियां कहीं नाजुक हो चली है। और अगले 48 घंटों में वो शेयर बाजार हो, वो एनर्जी क्राइसिस हो, ग्लोबल इकोनॉमी का संकट हो, या फिर अमेरिकी फैसले का इंतजार, या फिर उससे पहले ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स किस तरीके का हमला करते हैं। क्योंकि जो हमला हुआ है वो दरअसल नौसैनिक अड्डा एक लिहाज से ईरान का है, और जहां पर हमला हुआ है वहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के ही जहाज जो नौसैनिक अड्डों पर खड़े थे, जो माइंस बिछा रहे थे या फिर सुरक्षा दे रहे थे, या फिर होमर्ज रोड से गुजरने वाले जहाजों से वसूली कर रहे थे, आप जो भी कहिए, लेकिन जो परिस्थिति कल रात नज़ारे के तौर पर नजर आई, जो मिसाइलें दागी गई और जिस तरीके से वहां पर जमीन पर सिर्फ और सिर्फ आग और धुआं ही नजर आ रहा था, उसके बाद 3 सवाल बड़े हो गए। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सीधे तौर पर कहा हम माइन नहीं बिछा रहे थे, और कैंटम कह रहा है, यानी सेंट्रल फोर्स जो अमेरिका की है, वो कह रही है कि हम माइंस बिछा रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमारे वेसल्स पर हमला किया है। तो अब वो सचेत हो जाए, ये सीज फायर तोड़ने की स्थिति है और अब हमारे टारगेट पे अमेरिकी जहाज है। ये मैसेज सिर्फ इतना भरा, या इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने भी कल टारगेट पर इजराइल को लिया, तेल अवीव शहर को लिया, और जिस तरीके से ईरान के भीतर
अब नए टारगेट्स बनाए जा रहे हैं, जो पेंटागन की रिपोर्ट भी कहती है कि दरअसल ईरान अब जो खाड़ी देश, खास तौर से यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन है, वहां की जो ऑयल रिफाइनरीज है और जो अमेरिकी इंटेलिजेंस सेंटर है, उसको वो निशाने पर लेगा। यानी युद्ध की परिस्थितियों में एक बार फिर चेस बोर्ड बदल चुकी है और इस बदली हुई चेस बोर्ड के 3 नए परिणाम सामने आ रहे हैं। ईरान पर इजराइल हमला कर नहीं पा रहा है। रशिया खुले तौर पर इंटेलिजेंस से लेकर सुरक्षा देने की स्थिति में अब ईरान के साथ खड़ा है। चीन पहले ही अमेरिका को चिता चुका है कि हम ईरान की सोवेनिटी पर हमला नहीं करेंगे और किसी को नहीं करना चाहिए। यानी न्यू अलाइनमेंट स्ट्रेटजिकली जो अभी तक नजर आ रही थी कि इजराइल के साथ अमेरिका अगर खड़ा होता है तो इजराइल की ताकत वेस्ट एशिया में कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन एक झटके में वो चीजें पलट गई और चीन और रशिया ईरान के साथ खड़ा है, सुरक्षा को लेकर खड़ा है, उस पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए खड़ा है, और तब इजराइल की ताकत गायब हो गई। तो क्या यह युद्ध सीधे तौर पर अब अमेरिका को ही लड़ना है और अमेरिका इसी से पीछे हटना चाहता है? यह सवाल अब इसलिए भी है क्योंकि ईरान आक्रामक कार्रवाई करने को तैयार है। अमेरिका अभी तक हर हमले को आत्मरक्षा का हमला बतला रहा है, लेकिन ऐसे मौके पर जिस जगह पर हमला हुआ, मानचित्र पर जरा देखिए, जो बंदर अब्बास का इलाका है दक्षिणी ईरान में होर्मुज रोड के बिल्कुल करीब, और जिस तरीके से रात के अंधेरे में जो भी वीडियो सामने आए हैं वो बतलाते हैं कि दरअसल इस हमले के साथ अगर इजराइल भी हमला कर चुका होता और रशिया ने अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया होता तो स्थिति नाजुक होती। लेकिन रात भर में परिस्थिति बदल गई। बावजूद इसके अमेरिकी हमले खुलकर हुए। यह हमला हुआ, लेकिन अमेरिका इसे हमला नहीं कहता है, वो कहता है आत्मरक्षा। ईरान कह रहा है बिल्कुल नहीं, इसका जवाब दिया जाएगा, यह एक आक्रामक अटैक है। तो क्या युद्ध दोबारा युद्ध की तब्दील हो जाएगा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगले 48 घंटों के भीतर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो फिर युद्ध होगा, और ईरान कह रहा है युद्ध होगा, हम तो तैयार बैठे हैं और हम इस बार कहीं ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं। पेंटागन की रिपोर्ट भी यही बतला रही है। वाशिंगटन के भीतर भी यह सवाल बड़ा है और व्हाइट हाउस के भीतर भी यह सवाल है, क्या इस युद्ध की शुरुआत इजराइल को लेकर हुई और अब युद्ध का अंत भी इजराइल को मान्यता दिलाने के इर्द गिर्द ही लगातार रेंग रहा है? क्योंकि इजराइल को अगर मान्यता नहीं मिलती है तो अलग थलग पड़ा इजराइल वाकई दुनिया के मानचित्र पर आने वाले वक्त में कैसे टिकेगा, यह सवाल है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि चीन का जो आर्थिक विस्तार है वो खाड़ी देशों तक तो पहुंच गया, वेस्ट एशिया में भी उसने पांव फैला लिए। ईरान के साथ उसके डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत मजबूत हैं। सही मायने में इजराइल ही बाधा है, क्योंकि वह अमेरिका के साथ खड़ा है, वह अमेरिका पर निर्भर है, और अमेरिका भी कुछ हद तक वेस्ट एशिया में कदम रखने के लिए इजराइल पर निर्भर है। और अब जब रशिया ने इजराइल के हमले को रोक दिया तो एक नया त्रिकोण बन चुका है, ईरान, रशिया और चीन का। और मुश्किल यह है इस वक्त, अगर सीज फायर और डील की दिशा में व्हाइट हाउस नहीं बढ़े तो क्या करे? और यही वजह है कि ट्रंप अपने सपने को तार तार होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं डील हो जाए और मिडिल ईस्ट का जो सपना है जिसमें इजराइल को मान्यता भी मिले और वो मजबूती के साथ खड़ा भी रहे, पहली बार उस इजराइल से समझौता करने के लिए सऊदी अरब भी तैयार नहीं है।
वो खुले तौर पर कह रहा है कि फ्री फिलिस्तीन स्टेट को वो मान्यता देता है। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति भी फिलिस्तीन से हटकर नहीं है और इजराइल को वो मान्यता दे नहीं सकती है। यानी जो मध्यस्थता कर रहे थे देश, अमेरिका चाहता है कि जब डील हो तो मध्यस्थता करने वाले देश भी उसमें शरीक हो, उनका भी हस्ताक्षर हो और वही हस्ताक्षर ईरान के साथ उस डील को इंप्लीमेंट करा दे जिसके बाद इजराइल की महत्ता वेस्ट एशिया में बरकरार रहे। यानी एक बार फिर यह बात खुले तौर पर उभर चुकी है कि दरअसल इजराइल के लिए अमेरिका की मौजूदगी वेस्ट एशिया में युद्ध के बीच है। खाड़ी देशों के सामने यह मैसेज आ चुका है। वह जिस सुरक्षा का जिक्र अमेरिका करता था उससे सुरक्षा हो नहीं पाई तो भविष्य में उन्हें कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। खाड़ी देशों के भीतर जो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात अपनी इकोनॉमी को लेकर, तेल की इकोनॉमी को लेकर टकराते थे, ओपेक से जैसे ही यूएई बाहर हुआ अब वो टकराव भी चरम पर है। और यूएई के यात्रा बेंजामिन नेतान्याहू ने बीते दिनों की युद्ध के बीच में और आयरन डोम का जिक्र करते हुए समझौता किया यूएई के साथ और अब्राहम अकॉर्ड में पहले हस्ताक्षर करने वालों में यूएई ही है। तो खाड़ी देश के भीतर भी एक मोटी लकीर यूएई और सऊदी अरब तक जो सीमित थी अब उस दायरे में यूएई और बहरीन को एक तरफ खड़ा करती है और दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी देशों को खड़ा करती है। इस नई परिस्थिति के बीच ही शायद इसीलिए अमेरिका बार बार अब भी यह कहने से चूक नहीं रहा है कल रात की घटना के बावजूद भी डील तो हो जाएगी। और बाकायदा अमेरिका के विदेश मंत्री जो भारत के दौरे पर है, दिल्ली में मौजूद है, आज क्वाड की बैठक हो रही है, जब उनसे यह सवाल पूछा गया उन्होंने कहा बिल्कुल हमें लगता है डील हो जाएगी। Like anything with something like this, and it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work. जिस वक्त मार्को रूबियो ये बयान दे रहे थे कि डील हो जाएगी और हम अभी भी आशान्वित हैं, उसी समय ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई का बयान आया कि अब खाड़ी देशों को यह सोचना होगा अमेरिका उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि अमेरिका के सैनिक अड्डों को खाड़ी देश जगह दे या ना दे। इन दो परिस्थितियों के बीच का सच तो यह है कि पूरी दुनिया तीन बातों का इंतजार कर रही है। बीते 24 घंटों में जो हुआ और आने वाले 48 घंटों में जो होगा, या तो डील होगी या नहीं होगी, लेकिन उसके दायरे में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यही है कि क्या इजराइल को खाड़ी देश मान्यता दे देंगे, राजनयिक संबंध बना लेंगे, उसकी मौजूदगी फिलिस्तीन और गाजा को लेकर जो इससे पहले हुई सब कुछ भूल जाएंगे। शायद इसीलिए पहला सवाल इजराइल के अस्तित्व को लेकर भी है और दूसरा सवाल है इन सब के बीच खाड़ी देश जो आर्थिक परिस्थितियों में अब चीन और रशिया के मद्देनजर ईरान को दुश्मन के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को साधने के लिए दुनिया के उन तमाम देशों की तरह खुद की परिस्थिति को भी समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका के साथ खड़े रहे तो जो हालत या जो सोच अब ऑस्ट्रेलिया की है, जापान की है, यूरोपियन कंट्रीज की है, नाटो कंट्रीज की है, तो उन्हें भी कुछ सोचना होगा। यानी जो सुपरमेसी अमेरिका की युद्ध से पहले मौजूद थी, क्या वो डामाडोल हो जाएगी? और तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या अमेरिका चाहेगा कि पूरी दुनिया इस एनर्जी क्राइसिस में फंसी रहे? क्या अमेरिका चाहेगा इस इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ, एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमी की क्राइसिस और उसके साथ उसकी अपनी ट्रेड डील और टैरिफ डील का जो पूरा का पूरा युद्ध है वो सब एक साथ आकर खड़े हो जाएं? यानी समाधान के लिए हर देश अमेरिका को ही देखे, इसीलिए इस डील को वह उस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं जहां पर उसके अपने प्यादे हो या वजीर हो, मान्यता उन्हीं को मिले और उन्हीं से टकराव अब इस पूरे क्षेत्र के तमाम देशों को हो चुका है। और जो सवाल एक वक्त नाटो कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के भीतर एनर्जी क्राइसिस को लेकर खड़ा हुआ, क्या वो एक
नए अलाइनमेंट की दिशा में पूरी दुनिया को ले जा रहा है, जिसमें अमेरिका भी कहीं अलग थलग तो नहीं होगा। शायद इसीलिए तीसरा सवाल पेट्रो डॉलर से जुड़ा है। तीसरा सवाल सितंबर में होने वाली ब्रिक्स की बैठक से जुड़ा है, जो दिल्ली में होनी है। तीसरा सवाल इजराइल और ईरान के बीच अमेरिकी ताकत की मौजूदगी से जुड़ा है। ये तीसरा सवाल रशिया और चाइना के साथ कुछ नए आर्थिक संबंध या तेल को लेकर रियायत देने से भी जुड़ा है। और ये तीसरा सवाल व्हाइट हाउस की उस ताकत को भी चुनौती दे रहा है, जहां पर अभी तक उसने जैसा चाहा दुनिया में वैसा किया, लेकिन पहली बार इस युद्ध के दायरे में वो ऐसा फंसा कि अब उसे अपने इजराइल के लिए लड़ाई न सिर्फ लड़नी पड़ रही है, बल्कि इजराइल की ताकत गायब हुई तो अमेरिका की मान्यता भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पुरानी वाली स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेगी। ये मैसेज अगले 48 घंटों को लेकर और ज़्यादा साफ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।